नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, सॉट्स, BA, फिलॉसफी, फर्स्ट ईयर, BPY 002 तर्कशास्त्र, शास्त्रीय तथा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, खंड 1 तर्कशास्त्र की प्रकृति, इकाई 4 तर्कवाक्य, 4.0 उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुमान प्रक्रिया तर्कशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है। प्रक्रिया में संदर्भित पद, जिसके माध्यम से तर्कवाक्य पर पहुंचा जाता है तथा अन्य तर्कवाक्यों के आधार पर अभिपुष्टि की जाती है, इस प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु है। यह निर्धारित करने के लिए कि अनुमान सही है या नहीं, तर्कशास्त्री तर्कवाक्यों, जो इस प्रक्रिया तथा इनके मध्य संबंधों के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु हैं, का परीक्षण करते हैं। इससे स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र के अध्ययन में तर्कवाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस इकाई में आप निम्नलिखित विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तर्कवाक्यों की प्रकृति, तर्कवाक्यों की परिभाषा, तर्कवाक्यों के प्रकार तथा संरचना, वाक्यों तथा निर्णयों से तर्कवाक्य का विभेद, विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे संयोजन, सामान्यता, संबंध, मात्रा, गुण तथा कार्यविधि से विभिन्न प्रकार के तर्कवाक्यों का वर्णन। 4. एक प्रस्तावना। शास्त्रीय तर्कशास्त्र तर्कवाक्यों के रूपों तथा वर्गीकरण से संबंधित है। तर्कवाक्य वह वाक्यात्मक उद्घोषणा है जो या तो सत्य होती है या फिर असत्य, परंतु सत्य असत्य होनो नहीं। एक तर्कवाक्य सदैव किसी वाक्य की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक तर्कवाक्य वर्षा हो रही है को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और इसी प्रकार अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात दो या दो से अधिक वाक्य एक समान तर्कवाक्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह तभी संभव होता है जब तर्कवाक्य को उस वाक्य के, जो इसे अभिव्यक्त करता है, अर्थ के रूप में समझा जाए। अतः वाक्य तर्कवाक्य को अभिव्यक्त करने का साधन या उपकरण मात्र होता है। तर्कवाक्य विचार तथा तर्कशास्त्र की इकाई है, जबकि वाक्य व्याकरण की इकाई है। एक वाक्य सही है या गलत, इसका निर्धारण व्याकरणिक नियमों द्वारा किया जाता है। एक तर्कवाक्य सत्य या असत्य हो सकता है और इसका निर्धारण अनुभवजन्य तथ्यों द्वारा किया जाता है। एक वाक्य का प्राथमिक तत्व उसका व्याकरणिक रूप है, किंतु एक तर्कवाक्य का प्राथमिक तत्व उसका अर्थ तथा उसका तार्किक निहितार्थ है। विभिन्न प्रकार के वाक्य विभिन्न प्रकार के तर्कवाक्य नहीं होते हैं। कुछ प्रकार के वाक्य किसी भी रूप से तर्कवाक्य नहीं होते हैं। वाक्य निश्चयात्मक, प्रश्नात्मक, विस्मयबोधक तथा आदेश सूचक हो सकते हैं। केवल निश्चयात्मक वाक्य ही तर्कवाक्य होते हैं तथा शेष वाक्य तर्कवाक्य नहीं होते हैं। तर्कवाक्यों का एक निश्चित क्रम युक्ति बटा तर्क का निर्माण करता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि तर्क में तर्कवाक्यों की क्या भूमिका होती है और तर्कशास्त्री किस प्रकार तर्कशास्त्र में इनका प्रयोग करते हैं। सभी मानव मरणशील है। प्रथम तर्कवाक्य, आधार तर्कवाक्य, सभी राजा मानव है। द्वितीय तर्कवाक्य, आधार तर्कवाक्य, इसलिए सभी राजा मरणशील है। तृतीय तर्कवाक्य, निष्कर्ष तर्कवाक्य, इन आधार तर्कवाक्यों को सत्यता बटा असत्यता मूल्य प्रदान करके तर्कशास्त्री कुछ निश्चित नियमों के आधार पर यह पता लगाते हैं कि तर्क, निष्कर्ष वैध है या अवैध। 4. दो तर्कशास्त्र तथा तर्कवाक्य का इतिहास। अरस्तु एक शास्त्रीय तर्कशास्त्री तर्कवाक्य को उस वाक्य के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें विषय, विधेय तथा संयोजक विद्यमान होते हैं। गुलाब लाल है एक तर्कवाक्य है। यहाँ गुलाब विषय है, लाल विधेय है तथा है एक संयोजक है।
विषय वह है जिसके संबंध में कुछ कहा गया है। विधेय विषय के संबंध में कहा जाने वाला तत्व है तथा संयोजक वह है जो इनके बीच में संपर्क बनाता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय तर्कशास्त्रियों के अनुसार संयोजक को केवल वर्तमानकाल में ही अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। इसलिए शास्त्रीय तर्कशास्त्री वाक्यों को तर्कवाक्य बनाने की बात करते हैं। उनके अनुसार सभी तर्कवाक्य वाक्य हैं, किंतु सभी वाक्य तर्कवाक्य नहीं हैं। इस प्रकार अंतः विषयविधेय तर्कशास्त्र दर्शनशास्त्र में अंतः विषय गुण संबंधी तत्वमीमांसा को जन्म देते हैं। अरस्तु तर्कवाक्यों को 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं। ये 4 प्रकार निम्नानुसार हैं। 1. सर्वव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य। 2. सर्वव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य। 3. अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य। 4. अंशव्यापी नकारात्मक शून्य तर्कवाक्य। ये तर्कवाक्य निरुपाधिक तर्कवाक्य कहलाते हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई उपाधि कंडीशन प्रस्तावित नहीं है। कोष्ठकों में लिखे अक्षर मानक प्रतीक है जो अपने संबंधित तर्कवाक्यों, जो आगे हमारे अध्ययन में बहुतायत में उपयोग किए गए हैं, के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। सभी पुरुष नश्वर हैं, तर्कशास्त्र का उदाहरण है। कोई भी पुरुष अनश्वर नहीं है, यह ई तर्कवाक्य का उदाहरण है। कुछ पुरुष बुद्धिमान हैं, यह टी तर्कवाक्य का उदाहरण है तथा कुछ पुरुष ईमानदार हैं, यह तर्कवाक्य है। अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने तार्किक प्रणाली को जन्म दिया। वे मानते थे कि तर्कवाक्य एक जटिल संकल्पना है जिसमें 2 पद अर्थात एक विषय तथा एक विधेय होते हैं। एक तर्कवाक्य के तार्किक रूप का निर्धारण उसकी मात्रा सर्वव्यापी या अंशव्यापी तथा गुण सकारात्मक या नकारात्मक द्वारा होता है। तार्किक रूप के विश्लेषण, अनुमानों, तर्कों के प्रकार आदि तर्कशास्त्र की विषयवस्तु का निर्माण करते हैं। अरस्तु को अनेक अधितार्किक मेटोलॉजिकल तर्कवाक्यों के निर्धारण का भी श्रेय दिया जाता है। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं अव्याघात का नियम, मध्यम परिहार का नियम तथा द्विसंयोजन नियम। ये सभी उनके रूपात्मक, मॉडल तर्कशास्त्र तथा कालिक टेम्परल तर्कशास्त्र की चर्चा के महत्वपूर्ण अंग हैं। अरस्तु ने तर्कवाक्य तर्कशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों तथा परिकल्पित हाइपोथेटिकल तर्कवाक्यों वाले तर्कशास्त्र का संदर्भ प्रस्तुत किया। उन्होंने गैर औपचारिक तार्किक सिद्धांतों, तर्कों की उत्पत्ति के लिए तकनीक और नीतियां तथा तार्किक दोषों के सिद्धांत सोफिस्टों का खंडन का भी प्रतिपादन किया। अरस्तु के शिष्य यूडेमस और थियोफ्रेस्ट्स ने अनेक प्रकार से उनके तर्कशास्त्र को रूपांतरित और विकसित किया। तर्कशास्त्र में अगला प्रमुख प्रवर्तन स्टोइक दार्शनिक विचारधारा के कारण उत्पन्न हुआ है। इन्होंने न्याय वाक्य सिलोजिज्म की एक वैकल्पिक व्याख्या को विकसित किया और ऐसा करते समय उन्होंने पूर्ण तर्कवाक्यात्मक तर्कशास्त्र को परिष्कृत किया। यह कालांतर में अरस्तु के तर्कशास्त्र का पूरक सिद्ध हुआ। इन दार्शनिकों ने मिथ्यावादी विरोधाभास, लाया पैराडॉक्स सहित विभिन्न तार्किक विरोधाभासों की भी जांच की है। इस परंपरा के मुख्य तर्कशास्त्री क्रेसिपस थे, जिन्होंने तर्कशास्त्र पर सैकड़ों लेख लिखे। अनुवर्ती अवधि में तर्कशास्त्र के क्षेत्र में सीमित विकास हुए हैं तथा जो विकास हुए हैं उनमें कुछ विवरण, संगोष्ठियां, अनुवाद तथा व्याख्यान शामिल हैं जो सामान्यतः सरलीकृत तथा संयुक्त रूप में है। इस समय के कुछ और प्रभावी लेखकों में शामिल हैं अनुवर्ती रोम साम्राज्य के सिसिरो, पोर्फाइरे तथा बोएथस, बाइजेंटिन विद्वान फिलोपोनस तथा अरब के एल्फरीबी, एविसीना तथा एविरोस। तर्कवाक्य के अगले प्रमुख तर्कशास्त्री हैं पीटर एबेलॉर्ड। उन्होंने 12वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इस क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने तर्कशास्त्र पर एक स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक डायलेक्टिका की रचना की तथा व्यापक व्याख्यानों की भी रचना की। इनमें रूपांतरण, विरोध,
मात्रा, गुण, कालिक तर्कशास्त्र, विश्व संबंधी रूपात्मकता, डी डिक्टो, का वस्तु संबंधी, डी री, रूपात्मकता में अपचयन तथा और अन्य चर्चाएं शामिल हैं। एबेलोड ने विभिन्न अर्थ संबंधी सिद्धांतों का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया। एबेलोड तार्किक परिणामों के लिए संगत मानदंडों के युग्मों के स्पष्ट प्रतिपादन के लिए भी उत्तरदायी हैं। इस मानदंड की विफलता के कारण बाद के तर्कशास्त्रियों ने संगत प्रतिपत्ति, रेलेवेंस इम्प्लिकेशन, का खंडन किया तथा शाब्दिक प्रतिपत्ति, मटीरियल इम्प्लिकेशन, का समर्थन किया। एबेलोड की शिक्षाओं तथा उनके द्वारा प्रस्तावित समस्याओं तथा भावी अनुवादों से प्रेरित होकर अन्य तर्कशास्त्री अरस्तू के लेखों के विवरणों को आत्मसात करने लगे। इसके परिणामस्वरूप 13वीं शताब्दी के मध्य में अनुमान सिद्धांत, सपोजिशन थ्योरी, के पहले चरण का उदय हुआ। यह सिद्धांत विभिन्न तर्कवाक्यों के परिप्रेक्ष्यों में पदों के संदर्भ के संबंध में व्यापक मत का प्रतिपादक था। विकास की इन गतिविधियों को स्पेन के पीटर ऑक्जेर के लैम्बर्ट तथा शेरवुड के विलियम्स ने विवरण पुस्तिका, हैंडबुक, के रूप में संरक्षित रखा। अनौपचारिक तर्कशास्त्र के एक भाग के रूप में तार्किक बाध्यताओं के सिद्धांत की उत्पत्ति भी इसी समय पर हुई। इस अवधि के दौरान अन्य विषयों जैसे समय तथा रूपात्मकता, मोडालिटी, के मध्य संबंध, अर्थ विज्ञान की रूढ़िवादिता तथा सत्य के सिद्धांत की भी जांच की गई। 14वीं शताब्दी मध्यकालीन तर्कशास्त्रीय सिद्धांतों की चरम अवस्था थी जिसमें सृजनात्मक कार्यों की बाढ़ सी आ गई थी। इसके दूसरे चरण में तर्कशास्त्रियों जैसे ऑखेम के विलियम्स, जीन बरिडन, रिमीनी के जार्जरी तथा सेक्सोनी के अल्बर्ट ने व्यापक रूप से अनुमान सिद्धांत का विकास किया। बरिडन ने परिणामों के पूर्ण सिद्धांत, अनुक्रमबंधन तथा निष्कर्ष नियमों के मध्य संकर की भी व्याख्या की है। सुस्पष्ट अर्थविज्ञान के सिद्धांतों से बरिडन ने न्यायवाक्यात्मकता, सिलोजिस्टिक, के विस्तृत तथा व्यापक परीक्षण का निर्माण किया तथा इसके संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। आधुनिक युग के आरंभ से ही तार्किक तर्कवाक्यों के विकास में अधिकतर योगदान गणितज्ञों ने किया। लाइबनिट्ज़ ने गणितीय सटीकता के साथ विनिर्दिष्ट एक सार्वभौमिक भाषा के विकास पर बल दिया। उनके अनुसार शब्दों का वाक्य विन्यास निर्देशित इकाइयों की तात्विक बनावट के अनुरूप होता है। मूलतः उनके इस प्रयास का लक्ष्य गणना में वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अटकलों को कम करना था। हालांकि इस विशाल परियोजना को बहुत आगे तक विकसित नहीं किया गया तथा इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भी नहीं पड़ा, किंतु गणितीय तर्कशास्त्र में आगामी कार्यों में यह सार्वभौमिक तथ्य के रूप में विद्यमान रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बोलजेनो ने तर्कशास्त्र केंद्रित अनेक तर्कवाक्यों का विकास किया। इनमें से कुछ जैसे विश्लेषणता तथा तार्किक परिणाम परिवर्तनशील अवधारणाओं के संकलन में संगत प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए तर्कवाक्य सी तर्कवाक्य पी के संकलन का परिणाम है तथा तर्कवाक्य पी परिवर्तनशील पदों के समूह जी से तब संबंधित होता है जबकि प्रत्येक का उपयुक्त समरूप प्रतिस्थापन विद्यमान हो। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान तर्कशास्त्र के क्षेत्र में तर्कवाक्य के विकास को लेकर 3 परस्पर व्याप्त परंपराओं को देखा जा सकता है। इनमें से एक की उत्पत्ति बूले से हुई। उनकी बीजगणितीय विचारधारा सही तार्किकता, रीजनिंग, में नियमितताओं तथा गणितीय क्रियाओं जैसे योग तथा गुणा के मध्य संबंधों पर केंद्रित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे तर्कवाक्यों, वर्गों तथा संभाव्यताओं के विवेचन में समान गणनाओं का विकास करना था। इस प्रकार की गणनाओं का अभिविन्यास अमूर्त बीजगणित है। व्यक्ति इन क्रियाओं से संबंधित एक या अधिक प्रणालियों से आरंभ करता है तथा एक समान अमूर्त संरचना का निर्माण करता है। तत्पश्चात सिद्धांतों के एक ऐसे समूह का निर्माण किया जाता है जो कि प्रत्येक प्रणालियों के अनुकूल हो।
बुले द्वारा विकसित प्रणाली उसी प्रणाली के समान है जिसे अब बुलियन बीजगणित कहते हैं। दूसरी परंपरा वाली तार्किक विचारधारा का उद्देश्य सभी युक्तिसंगत वैज्ञानिक लेखों को एक एकल प्रणाली में कूटबद्ध करना था। उनके लिए तर्कशास्त्र विशिष्ट क्षेत्रों या परिप्रेक्ष्यों में अमूर्तीकरण का परिणाम नहीं है, बल्कि तर्कशास्त्र वास्तव में विषय वस्तु से स्वतंत्र सर्वाधिक सामान्य सटीक एवं संक्षिप्त संवाद है। इस विचारधारा के मुख्य तर्कशास्त्री रसल, पूर्व विटगेन्स्टाइन तथा अरस्तू के पश्चात सबसे महान तर्कशास्त्री गोटलॉब फ्रेग थे। तीसरी परंपरा में डेडकाइंड, पियानो, हिल्बर्ट, पेस्ट, वेबलिन, हंटिंगटन, हेटिंग तथा जर्मेलो शामिल हैं। इस गणितीय विचारधारा का उद्देश्य गणित की विशिष्ट शाखाओं जैसे रेखागणित, बीजगणित, विश्लेषण तथा सेट सिद्धांत का स्वसिद्धीकरण एक्सियोमैटिकेशन करना है। उदाहरण के लिए, जर्मेलो ने 1908 में सेट सिद्धांत के स्वसिद्धीकरण का निर्माण किया जिसमें कंटोर तथा अन्यों के विचारों को सम्मिलित किया। अब इस सिद्धांत को जर्मेला-फ्रैंकेल सेट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत स्कोलेम, फ्रैंकेल तथा वोन न्यूमैन और अन्यों द्वारा किए गए कुछ रूपांतरणों तथा स्पष्टीकरणों का परिणाम है। यूक्लिड को छोड़कर इस गणितीय विचारधारा के कुछ सदस्यों ने स्वसिद्ध संबंधी विकास में अनुमान के नियमों के स्पष्ट निर्धारण को शामिल करना महत्वपूर्ण समझा। कुछ मामलों में, जैसे कि हिल्बर्ट तथा उसके अनुयायी, यह औपचारिकवादी दर्शनशास्त्रीय कार्यसूची का भाग था जिसे कई बार हिल्बर्ट कार्यक्रम भी कहा जाता है। अन्य जैसे हेटिंग ने अपने संशोधित कार्यक्रमों के विरोध के प्रदर्शन के क्रम में अंतरज्ञानवाद के तर्कशास्त्र तथा अंतरज्ञानवादी गणित सिद्ध प्रारूपों का निर्माण किया। लुकासेविच तथा अन्यों ने पोलैंड में गणितीय तर्कवाक्यों पर विविधता को जन्म दिया। तर्कशास्त्र को स्वसिद्धीय पद्धति के भीतर लाने के लिए इसे गणित की एक शाखा के रूप में प्रतिपादित किया गया। इसके अंतर्गत तर्कवाक्यीय तर्कशास्त्र, कालिक तर्कशास्त्र, व्यग्र तर्कशास्त्र, बूलियन बीजगणित तथा मेरोलॉजी की प्रणालियों को अभिकल्पित तथा विश्लेषित किया गया। एल्फ्रेड ट्रास्की, लुकासेविच का शिष्य, इस काल या किसी अन्य काल के सर्वाधिक सृजनात्मक तथा प्रतिभाशाली तर्कशास्त्रियों में से एक था। इसका प्रभाव गणितीय तथा दर्शनशास्त्रीय विचारधाराओं तथा स्थानों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। दार्शनिकों में ये सबसे अधिक सत्य तथा तार्किक परिणामों की अपनी परिभाषाओं के लिए माने जाते हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की अर्थ सिद्धांत संबंधी लाभदायक अवधारणा का प्रतिपादन किया। बहरहाल, यह इनके कार्यों में से मात्र छोटा सा अंश है जो निगमनिक प्रणाली तथा ऐसी केंद्रीय धारणाओं जैसे संपूर्णता, विनिश्चयता, संगतता, तुष्टीकरणीयता तथा परिभाषिता की पद्धतियों को प्रदर्शित करते हैं। 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में तर्कशास्त्र का विकास बौद्धिक इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसके तहत गहन रूप से संबंधित तर्कवाक्यों तथा वाक्यों के संबंध में अनेक तीक्ष्ण तर्कशास्त्रीय ने कार्य किया है। 4.3 तर्कवाक्य तथा वाक्य त्रिय ने कार्य किया है। तर्कवाक्य को सदैव वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तथापि सभी वाक्य तर्कवाक्य नहीं होते हैं। आइए वाक्यों के कुछ उदाहरण देखें। 1. सांप जहरीले होते हैं। 2. कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। 3. आपकी उम्र क्या है? 4. भगवान आपको आशीष दे। 5. क्या कार है? 6. मुझे वोट दे। पहले दो विवरण अभिकथन हैं और इन विवरणों के बारे में हम कह सकते हैं ये या तो सत्य हैं या असत्य, इसलिए ये तर्कवाक्य हैं। बहरहाल, हम प्रश्न आपकी उम्र क्या है के संबंध में यह नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य। इस प्रश्न का उत्तर मैं 16 वर्ष का हूँ सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। यह प्रश्न तर्कवाक्य नहीं है, जबकि इसका उत्तर तर्कवाक्य है।
भगवान आपको आशीष दे एक औपचारिक विवरण है और हम इसके संबंध में यह नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य, इसलिए इस प्रकार के वाक्य तर्कवाक्य नहीं है। क्या कार है? एक विस्मयबोधक विवरण है तथा इसका सत्य या असत्य से कोई लेना देना नहीं है। विस्मयबोधक विवरण तर्कवाक्य नहीं होते हैं। मुझे वोट दे एक अपील या आदेश है। हम इसमें सत्यता या असत्यता को नहीं ढूंढ सकते, इसलिए विचारोत्तेजक विवरण तर्कवाक्य नहीं होते हैं। अतः वाक्यों तथा तर्कवाक्यों में भेद करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित अंतर हैं। 1. तर्कवाक्य को एक अर्थपूर्ण, तार्किक रूप से अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। 2. तर्कवाक्य में एक विषय और एक विधेय तथा उन्हें जोड़ने के लिए संयोजक होना चाहिए, जबकि एक वाक्य में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। 3. सभी तर्कवाक्यों को सत्य या असत्य होना होता है, किंतु केवल कुछ ही वाक्यों के संबंध में हम कह सकते हैं कि वे सत्य हैं या असत्य। 4. तर्कवाक्य तर्कशास्त्र की इकाइयां हैं, जबकि वाक्य व्याकरण की इकाइयां हैं। 4 तर्कवाक्य तथा निर्णय। 19वीं शताब्दी तक प्रत्ययवादी तर्कशास्त्री तर्कवाक्यों के स्थान पर निर्णय शब्द का प्रयोग करते थे। सिद्धांतवादी दार्शनिक भी तर्कवाक्यों के स्थान पर निर्णय शब्द का प्रयोग करते थे। अब इन दो शब्दों के मध्य अंतर स्थापित कर दिया गया है, जिसमें निर्णय से तात्पर्य औपचारिक निर्णय के वक्तव्य से है। तर्कवाक्य से तात्पर्य निर्णय के परिणाम से है। मूल रूप से निर्णय किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि तर्कवाक्य वह है जिसे व्यक्ति सत्य या असत्य के रूप में अभिपुष्ट या इनकार, स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। निर्णय एक मानसिक क्रिया है। यह एक प्रक्रिया है तथा समय की एक घटना है। तर्कवाक्य एक एकात्मक अर्थ है जो हर समय में अचल रहता है। जब हम कहते हैं कि सभी राजा नश्वर हैं, तो यह एक तर्कवाक्य है। जब हम इस बात पर बल देते हैं कि हमारा विश्वास है कि सभी राजा नश्वर हैं, तो यहाँ हम एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि एक निर्णय को जन्म देता है। कई बार एक विवरण अपने आप में ही एक तर्कवाक्य नजर आता है। बहरहाल, यदि व्यक्ति यह जान ले कि कथन किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तर्कवाक्य वास्तव में लिया गया एक निर्णय है। इस कथन पर विचार कीजिए। सभी विदेशी अस्वीकार्य हैं। यह कथन स्वयं में एक तर्कवाक्य नजर आता है, किंतु यदि यह भाषण के अंत में वक्ता के द्वारा तार्किक रूप से निकाला गया एक निष्कर्ष हो कि क्यों सभी विदेशी अस्वीकार्य हैं, ऐसे मामले में वक्ता वास्तव में एक निर्णय ले रहा है। इसलिए कई बार हमें एक तर्कवाक्य को निर्णय से अलग करने के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है। मात्र 20वीं सदी के प्रारंभ में एन व्हाइटहेड तथा बर्ट्रैंड रसल ने विभिन्न प्रकार के तर्कवाक्यों को पहचाना। उनके अनुसार विश्वविधेय तर्कशास्त्र तर्कवाक्य का केवल एक रूप मात्र है। 4.5 तर्कवाक्य के प्रकार। तर्कवाक्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है तथा इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तर्कवाक्य के प्रकार। दृष्टिकोण। संयोजन। साधारण, जटिल या संयुक्त। सामान्यता। एकल, सामान्य। संबंध। निरूपाधिक, सोपाद्विक। मात्रा। सर्वव्यापी, अंशव्यापी। गुण। रूपात्मकता। महत्व। सकारात्मक, नकारात्मक। अनिवार्य, निश्चयात्मक, समस्यागत। शाब्दिक बटा विश्लेषणात्मक, वास्तविक बटा संश्लेषणात्मक। संयोजन। साधारण तर्कवाक्य। उदाहरण। प्रेम खुशी है। चीता खतरनाक है। सभी श्वेत लोग रेड इंडियंस से डरते थे। साधारण तर्कवाक्य में केवल एक विषय तथा एक विधेय होता है। ध्यान दें कि विषय सभी श्वेत लोग
एक विषय है जबकि इसमें अनेक शब्द हैं। इसी प्रकार रेड इंडियन एक विधेय है। संयोजना जटिल या संयोजित तर्कवाक्य। उदाहरण, हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं होता तथा इससे दुख प्राप्त होता है। वह सुंदर है किंतु सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकती। या तो वह ईमानदार है या बेईमान। यदि जॉन घर आएगा तब तुम मुर्गा बनाना। वह सुंदर है एक साधारण तर्कवाक्य है। कार्य नहीं कर सकती को वह कार्य नहीं कर सकती भी लिखा जा सकता है, जो पुनः एक साधारण तर्कवाक्य है। इन साधारण तर्कवाक्यों को एक संयोजक शब्द किंतु से जोड़ा गया है। जब दो या अधिक साधारण वाक्यों को संयुक्त करके एक एकल कथन तैयार किया जाता है तो हमें जटिल या मिश्रित तर्कवाक्य प्राप्त होता है। सामान्यता एकल तर्कवाक्य। उदाहरण, कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है। जॉर्ज मेरा मित्र है। कपिल देव एक अच्छा क्रिकेटर है। जब एक तर्कवाक्य में विषय एक निश्चित एकल वस्तु को प्रदर्शित करता है तो ऐसी स्थिति में तर्कवाक्य को एकल तर्कवाक्य कहा जाता है। सामान्यतः सामान्य तर्कवाक्य। उदाहरण, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। सभी हिल स्टेशन स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। कुछ लोग मजाकिया हैं। कुछ बाइकों में फैंसी फिटिंग लगी होती है। कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है। जब एक तर्कवाक्य में विषय एक से अधिक वस्तुओं से संबंधित होता है तो ऐसी स्थिति में तर्कवाक्य को सामान्य तर्कवाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के तर्कवाक्य का विषय कोई जातिवाचक संज्ञा होती है। जब यह एकल होता है तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक कुत्ता से तात्पर्य होता है कोई भी कुत्ता। यह सभी कुत्तों को सामान्यीकृत करता है। शब्द जैसे कुछ, थोड़े, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाते हैं। संबंध निरुपाधिक तर्कवाक्य। उदाहरण, तकिए मुलायम है। जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। संगीत प्रेम का भोजन है। जब एक तर्कवाक्य बिना किसी शर्त के किसी बात की पुष्टि करता है या इनकार करता है तो उसे निरुपाधिक तर्कवाक्य कहते हैं। पुनः इस तथ्य को याद कीजिए कि तर्कवाक्य में एक विषय, एक विधेय तथा एक संयोजक शब्द होता है। संयोजक शब्द दोनों को जोड़ता है। प्रथम उदाहरण में विषय तकिए को विधेय मुलायम के साथ संयोजक शब्द हैं द्वारा जोड़ा गया है। इस तर्कवाक्य में तकिए की मुलायमता पर जोर दिया गया है या पुष्टि की गई है। दूसरे उदाहरण में इस तथ्य से इनकार किया गया है कि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सभी साधारण तर्कवाक्य, सामान्य तर्कवाक्य, प्रकृति में निरुपाधिक होते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में विषय तथा विधेय के संबंध में कोई शर्तें नहीं हैं, इसलिए इन्हें निरुपाधिक तर्कवाक्य कहते हैं। संबंध सशर्त बटा सोपाधिक तर्कवाक्य। उदाहरण, यदि आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। रॉबर्ट या तो एक एथलीट है या एक कारपेंटर। सोपाधिक तर्कवाक्य में दो निरुपाधिक तर्कवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि एक तर्कवाक्य दूसरे तर्कवाक्य पर शर्त अधिरोपित करता है जिसे यदि अन्य दावों को स्वीकार्य किया जाना है तो पूरा होना चाहिए। सोपाधिक तर्कवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक, हेतुफलात्रित हाइपोथेटिकल तर्कवाक्य। दो, वैकल्पिक तर्कवाक्य। तीन, वियोजनात्मक तर्कवाक्य। एक, हेतुफलात्रित तर्कवाक्य। उदाहरण, यदि आपको भूख लगी है तो आप चॉकलेट खा सकते हैं। यदि बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। जब तक फीस का भुगतान नहीं होता तब तक विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सकता। हेतुफलात्रित तर्कवाक्य में दो निरुपाधिक तर्कवाक्य होते हैं। ये दो तर्कवाक्य इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि यदि प्रथम सत्य है तो दूसरा भी सत्य ही होगा और यदि पहला असत्य है तो दूसरा भी असत्य होगा।
यद्यपि यदि प्रथम असत्य हो तो दूसरा सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। हेतुफलात्रित तर्कशास्त्र के प्रथम भाग को पूर्वगामी तर्कवाक्य कहते हैं तथा दूसरे वाक्य को अनुगामी तर्कवाक्य कहा जाता है। उदाहरण, जब सूर्य चमकता है तब प्रकाश होता है। पूर्वगामी। अनुगामी। उपर्युक्त परिभाषा में यह नोट करना रुचिकर है कि यदि सूर्य चमकता है असत्य है तो वहां प्रकाश हो भी सकता है और नहीं भी। 2. वैकल्पिक तर्कवाक्य। उदाहरण, जॉन या तो एक प्रोफेसर है या एक संगीतकार। या तो हम फुटबॉल खेलेंगे या हम क्रिकेट खेलेंगे। जॉन या तो एक डॉक्टर है या इस पुस्तक का लेखक। एक वैकल्पिक तर्कवाक्य में दो साधारण निरूपाधिक तर्कवाक्य होते हैं जो या तो या से जुड़े होते हैं और इस प्रकार यह बताते हैं कि इन दोनों तर्कवाक्यों में से कोई एक सत्य है या दोनों सत्य हैं। जॉन एक प्रोफेसर भी हो सकता है या वह एक संगीतकार भी हो सकता है। यह भी संभव है कि जॉन प्रोफेसर और संगीतकार दोनों ही हो। वैकल्पिक तर्कवाक्य के दो भागों को विकल्प कहा जाता है। कोई एक विकल्प सत्य हो सकता है या दोनों सत्य हो सकते हैं। वैकल्पिक तर्कवाक्य तभी असत्य होगा जब दोनों विकल्प असत्य होंगे। अधिक जानकारी के लिए ब्लॉक 3 का 2.3 भाग देखें। 3. वियोजनात्मक तर्कवाक्य। उदाहरण, यह दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं कि वह ईमानदार भी है और बेईमान भी। यह दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं कि मीट उबली हुई है और भुनी हुई है। वियोजनात्मक तर्कवाक्य में दो साधारण निरूपाधिक तर्कवाक्य वैकल्पित होते हैं जो इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि दोनों एक समय पर सत्य नहीं हो सकते। नोट: यह तथ्य कि दोनों एक समय पर सत्य नहीं हो सकते ही वैकल्पिक तथा वियोजनात्मक तर्कवाक्य के मध्य अंतर है। अतः ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जो दोनों में समान हो। उदाहरण, या तो वह कक्षा में है या वह मैदान में है। रूपात्मकता निश्चयात्मक तर्कवाक्य। उदाहरण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सत्य, दूर की वस्तु आंखों में छोटी नजर आती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बन जाता है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। पृथ्वी विशुद्ध रूप से गोल नहीं है। जब किसी तर्कवाक्य में व्यक्त किए गए दावे या अभिकथन की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है तो उसे निश्चयात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। यह अभिकथन कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा सत्यापित है। यदि ऐसे सत्यापन का परिणाम सत्य है तो वह तर्कवाक्य सत्य है। रूपात्मकता अनिवार्य तर्कवाक्य। उदाहरण, कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं। 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर परिणाम 0 ही होता है। एक बिंदु का कोई आकार नहीं होता। वे तर्कवाक्य जो परिभाषा द्वारा सदा सत्य होते हैं उन्हें अनिवार्य तर्कवाक्य कहा जाता है। रूपात्मकता समस्यागत तर्कवाक्य। उदाहरण, शायद वह एक अमीर आदमी है। वह उससे दूर खुश रहेगी। इस वर्ष सूखा पड़ सकता है। समस्यागत तर्कवाक्य में हम केवल सत्य या असत्यता का अनुमान लगा सकते हैं तथा कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मात्रात्मक सर्वव्यापी तर्कवाक्य। उदाहरण, दल में सभी लड़के शिक्षित हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है। शिलोंग एक हिल स्टेशन है। जब विधेय विषय पद द्वारा संदर्भित संपूर्ण वर्ग के संबंध में कुछ कहता है तो उसे सर्वव्यापी या सार्वभौमिक तर्कवाक्य कहा जाता है। विधेय पद शिक्षित संपूर्ण वर्ग को संबोधित करता है जिसका संदर्भ विषय पद दल के सभी लड़कों से संबंधित है। मात्रात्मक अंशव्यापी तर्कवाक्य। उदाहरण, कुछ लड़कियां सुंदर हैं। कुछ गीत शास्त्रीय गीत हैं। कुछ पुरुष धार्मिक हैं। जब विषय पद द्वारा संदर्भित वर्ग के अनिश्चित भाग के संबंध में
विधेय पद कुछ कहता है तो उसे अंशव्यापी तर्कवाक्य कहते हैं। गुण मात्रा के दृष्टिकोण से तर्कवाक्यों पर की गई पूर्ववर्ती चर्चा शब्द सभी, कुछ, नहीं आदि द्वारा मात्रात्मक विषय वर्ग पर आधारित थी। अब जब हम तर्कवाक्य की चर्चा गुण की दृष्टिकोण से करते हैं तो हमारा ध्यान पदों के मध्य संयोजक पर होता है। संयोजक दो पदों को जोड़ता है तथा यह क्रिया के किसी रूप में होता है, जैसे है, नहीं है, नहीं है। यहाँ संयोजक दो पदों के मध्य संबंध की अभिपुष्टि करता है या इंकार करता है। गुणात्मक सकारात्मक तर्कवाक्य उदाहरण, कुछ फल मीठे हैं, सभी कंप्यूटर तीव्र हैं, श्री जॉन गंजे है। करता है या इंकार करता है। यदि विषय पद तथा विधेय पद के बीच का संबंध सकारात्मक है तो उस तर्कवाक्य को सकारात्मक तर्कवाक्य कहा जाता है। इन उदाहरणों में संयोजक है या है के रूप में है। गुणात्मक नकारात्मक तर्कवाक्य उदाहरण, कुछ फल मीठे नहीं हैं, सभी कंप्यूटर तीव्र नहीं है, श्री जॉन गंजे नहीं है। यदि विषय पद तथा विधेय पद के बीच का संबंध नकारात्मक है तो उस तर्कवाक्य को नकारात्मक तर्कवाक्य कहा जाता है। इन उदाहरणों में से योजक नहीं है या नहीं है के रूप में है। महत्व शाब्दिक बटा विश्लेषणात्मक तर्कवाक्य उदाहरण, 2+2 4। मानव एक बौद्धिक प्राणी है, भौतिक वस्तु विस्तारवान होती है। विश्लेषणात्मक बटा शाब्दिक तर्कवाक्य वह तर्कवाक्य है जिसमें शाब्दिक संयोजन एवं अर्थ जानने मात्र से उसकी पुष्टि हो जाती है। द्वितीय उदाहरण में देखें तो मानव में बौद्धिकता अंतर्निहित है, अतः इस तर्क वाक्य की पुष्टि मानव एवं बौद्धिकता शब्दों के अर्थ जानने मात्र से ही हो जाती है। वास्तविक बटा संश्लेषणात्मक तर्कवाक्य उदाहरण, सभी मानव मरणशील हैं, भौतिक वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, सभी भारतीय ईमानदार होते हैं। संश्लेषणात्मक तर्कवाक्यों की पुष्टि के लिए उनका तथ्यात्मक रूप से सही होना आवश्यक है। तृतीय उदाहरण हमें सभी भारतीयों के ईमानदार होने की जानकारी देता है, किंतु इस जानकारी की पुष्टि के लिए हमें तथ्यात्मक रूप से यह जानना आवश्यक है कि क्या वास्तव में सभी भारतीय ईमानदार होते हैं। 4.6 मात्रा तथा गुण ऊपर हमने तर्कवाक्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे संयोजन, संबंध, रूपात्मकता आदि से देखा है। निरूपाधिक तर्कवाक्यों के अवलोकन के लिए गुण तथा मात्रा दृष्टिकोण अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे और अधिक विस्तार तथा स्पष्टता से समझना आवश्यक है। इस तथ्य पर पुनर्विचार करें कि मात्रा सार्वभौमिक बटा सर्वव्यापी, गुण विशिष्ट बटा अंशव्यापी। 4.7 सारांश तर्कवाक्य नामक उपर्युक्त इकाई में हमने देखा कि वाक्यों को उनके तार्किक रूप यथा तर्कवाक्यों में परिवर्तित करना कितना महत्वपूर्ण है। बहरहाल, वाक्यों को तर्कवाक्यीय रूप में परिवर्तित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1. मूल वाक्य के अर्थ को निष्ठापूर्वक तार्किक रूप में भी संरक्षित रखा जाना चाहिए। 2. तर्कवाक्य में उसके तीनों भागों यथा विषय, विधेय तथा संयोजक को उचित क्रम में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। 3. तर्कवाक्य के विषय को इस प्रश्न का उत्तर देकर प्राप्त किया जा सकता है कि किसके विषय में कुछ कहा गया है। 4. विषय तथा विधेय को जोड़ने के लिए संयोजक होना चाहिए। 5. जब एक नकारात्मक वाक्य को तार्किक रूप में परिवर्तित किया जाता है तो नकारात्मकता का चिन्ह तर्कवाक्य के संयोजक तथा विधेय के साथ जाना चाहिए। 6. मिश्रित वाक्यों को साधारण वाक्यों में तोड़ा जाना चाहिए ताकि उनमें से तर्कवाक्य का निर्माण किया जा सके। 7. तर्कवाक्य की मात्रा को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो